एक जरूरी बात जो आपको विल में ध्यान रखनी चाहिए कि आप कहीं पर भी ब्लैंक स्पेसेस ना छोड़ें, क्योंकि अगर आप ब्लैंक स्पेसेस छोड़ते हैं तो ऐसा हो सकता है कि कोई ना कोई उसमें टेम्पर कर दे, उसमें कुछ रकम या उसमें कुछ इंफॉर्मेशन अलग से ऐड कर दे। पिछले वीडियो में हमने बात करी कि विल क्या होती है, कौन उसको बना सकता है, कैसे एक बनी हुई विल को ऑल्टर या रिवोक किया जा सकता है। पर एक ऐसी विल जिसको कोई भी कोर्ट में चैलेंज ना कर सके या जिसमें बेनिफिशियरीज आपस में विवाद में ना पड़ जाएं, वो कैसी होनी चाहिए। नमस्कार एंड वेलकम टू कानूनन। आज हम यही जानेंगे कि एक अच्छे विल के क्या क्या पहलू हैं। विल बनाने का मुख्य कारण यह है जिससे कि जो बेनिफिशियरीज हैं उनमें कोई भी बाद में लड़ाई झगड़ा ना हो। पर अगर एक विल ऐसी बन जाए जिसमें बेनिफिशियरीज में आपस में लड़ाई हो जाए या विल की वजह से कोई विवाद खड़ा हो जाए, उसे अच्छा विल नहीं कहा जा सकता। तो चलिए देखते हैं कि एक अच्छी विल कैसी होती है। अब क्योंकि विल का टारगेट मेनली प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन, एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अगर आप एक विल बनाने वाले हैं तो सबसे पहले आप एक प्लेन पेपर पर जो भी आपकी प्रॉपर्टी है, चाहे वो दुकान हो, मकान हो, प्लॉट हो, फ्लैट हो, उस सब का विवरण एक प्लेन पेपर पर लिख लें। जो भी आपके पास ज्वेलरी है वो भी आप पेपर पर लिखें। अगर आपका कोई बैंक में अकाउंट है या आपकी जो कोई एफडी है उसको भी आप पेपर पर लिखें। अगर आपने कोई शेयर्स खरीद रखे हैं या कहीं आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है जिससे रिटर्न्स आते हैं, वो भी आप पेपर पर लिखें। कोई आपकी इंश्योरेंस है वो भी लिख लें। ये सब लिखने का मुख्य कारण ये है कि जब आप विल बनाएं तो आप कोई भी चीज़ मिस ना करें। ऐसा नहीं है कि अगर आप मिस कर जाएंगे तो आप उसे दोबारा ऐड नहीं कर सकते। हमारे पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि कोडिसिल के द्वारा आप एडेंडम जो है वो ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप विल बना ही रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि कोई भी चीज़ मिस ना हो। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, आप विल एक नॉर्मल पेपर पर, प्लेन पेपर, A4 साइज पेपर पर भी बना सकते हैं। पर जब आप विल बनाएंगे तो सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा, अपने पिता का नाम लिखना पड़ेगा और अपना एड्रेस जहां आप रह रहे हैं वो सब लिखना पड़ेगा। ये सारी इंफॉर्मेशन इसलिए देनी पड़ेगी क्योंकि अगर आप सिर्फ नाम लिखेंगे तो आपके नाम के और भी लोग हो सकते हैं। तो कैसे ये पता चले कि विल आपकी ही है? बहुत सारे लोग अपना पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर भी दे देते हैं। जब आप विल बना रहे हैं तो ये इंश्योर करें कि जो आपका नाम है वो वही हो जो पैन कार्ड में या आधार कार्ड में या जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें लिखा जाता हो। अगर आप कोई दूसरा नाम यूज़ करते हैं या आप इनिशियल यूज़ करते हैं, अगर आप उनके बेसिस पर विल बनाएंगे तो वो विल अमान्य होगी। दूसरा, जब आप विल बना रहे हैं तो सबसे पहले आप ये भी लिखेंगे कि मैं ये विल अपने होश और हवास में बना रहा हूँ और किसी ने भी मुझ पर दबाव नहीं डाला है इस विल को बनाते वक्त। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो विल में कवर करना है वो है कि सभी सदस्यों का, जो आपके परिवार के हैं, उनका आपको नाम लिखना है, क्या रिलेशन है वो लिखनी है और उनकी एज लिखनी है। मान लीजिए आपकी वाइफ हैं तो आप वाइफ का नाम लिखेंगे, उनकी एज लिखेंगे और उनका रिलेशनशिप जो आपके साथ है वो लिखेंगे। अगर आपका बेटा बेटी हैं तो आप लिखेंगे कि ये बेटा बेटी हैं, ये उनके नाम हैं और ये उनकी एज है। सिमिलरली अगर दामाद हैं या बहू हैं तो उनके बारे में लिखेंगे, उनकी एज लिखेंगे और सिमिलरली अगर आपके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं तो उनके बारे में भी लिखेंगे। ये सब लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप किसी को अपनी वसीयत में कोई हिस्सा नहीं देना चाहते तो वो बाद में आकर ये विवाद खड़ा कर सकता है कि जब ये विल बनी तो मेरे फादर ने या मेरे हस्बैंड ने मेरा नाम नहीं लिखा है। क्लियरली ये विल ऐसे टाइम पे बनाई गई जब वो अपना मानसिक संतुलन खो चुके थे, क्योंकि अदरवाइज वो मुझे भूलते नहीं। आप ऐसा कर सकते हैं कि जब आप सब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो उनके नाम पर कुछ ना छोड़ें, लेकिन अगर आप नाम लिख देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि आप किसी को भूले नहीं हैं। इसी प्रकार आपको अपने वो सभी एसेट्स और प्रॉपर्टीज जो हमने कच्चे पेपर पर आपसे पहले लिखवाई थी वो आपको मेंशन करनी पड़ेंगी विल में। आपको क्लियरली बताना पड़ेगा कि आपकी कौन सी प्रॉपर्टी किस जगह पर लोकेटेड है, क्या उसका नंबर है, जिससे कि वो प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई किया जा सके। सिमिलरली आपके अगर बैंक अकाउंट्स हैं तो आपको बैंक अकाउंट के नंबर देने पड़ेंगे, एफडी हैं तो एफडी के नंबर देने पड़ेंगे। आपको अमाउंट बताने की जरूरत नहीं है। एक इंपॉर्टेंट बात, आप अपनी विल में उसी प्रॉपर्टी का जिक्र कर सकते हैं जो आपके नाम पर है और आपने कमाई है। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई प्रॉपर्टी आपकी वाइफ के नाम पर है या आपके बेटे के नाम पर है आप उसको विल में डाल दें, क्योंकि जब वो आपकी प्रॉपर्टी ही नहीं है तो आप उसके बारे में कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते। दूसरी बात, अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है कोई जिसमें आपका हिस्सा बनता है, आप उसके बारे में ये लिख सकते हैं कि जब भी बंटवारा होगा तो मेरा हिस्सा फला फला को चला जाए।
अब आपने प्रॉपर्टी के बारे में लिख दिया, आपने अपने बेनिफिशियरीज के बारे में लिख दिया। अब आप ये लिखेंगे कि आप उस प्रॉपर्टी को और जो भी आपके एसेट्स हैं उनको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आप एक टेबल बनाएंगे, एक चार्ट बनाएंगे जिसमें हर बेनिफिशियरी का नाम लिखेंगे और उसके अगेंस्ट लिखेंगे कि आप उसको क्या दे रहे हैं। अगर आप किसी बेनिफिशियरी को कुछ भी नहीं देना चाहते तो आप ये भी लिखेंगे कि फला फला बेनिफिशियरी को मैं कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, मैं अपने बेटे को या अपनी बेटी को कुछ भी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इनको मैं पहले दे चुका हूँ या इनसे मेरा नाता टूट गया है, जो भी। लेकिन आप क्लियरली लिखें कि आप किसी को क्यों कुछ नहीं दे रहे हैं जो कि आपका क्लोज रिलेशन है। अगर आप ऐसा लिख देंगे तो कोई विवाद नहीं रहेगा क्योंकि क्लियर हो जाएगा कि आपके मन में क्या था और किस वजह से आपने प्रॉपर्टी में किसी को हिस्सा नहीं दिया। सिमिलरली अगर आप किसी को ज़्यादा हिस्सा दे रहे हैं, मान लीजिए आप किसी पर्टिकुलर बच्चे को 75% हिस्सा दे रहे हैं, तो आप ये भी क्लियरली लिखें कि आप उसे क्यों दे रहे हैं 75%। इससे भी ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपके दिमाग में उस टाइम आपके जहन में क्या चल रहा था जिसकी वजह से आपने उसको ज़्यादा हिस्सा दिया। इस पर भी कोई विवाद फिर नहीं होगा। एक गुड प्रैक्टिस ये भी है कि आप अपनी सारी प्रॉपर्टी विल में अपनी वाइफ के नाम कर दें, जो भी एसेट्स हैं अपनी वाइफ के नाम कर दें। बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि वाइफ की स्थिति बहुत बदतर हो जाती है आफ्टर हस्बैंड्स डेथ, क्योंकि जो भी उनके बच्चे हैं वो उनका टेक केयर नहीं करते। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी वाइफ के नाम कर सकते हैं और वाइफ अपनी विल बना सकती हैं। एक और तरीका जो आप अपना सकते हैं वो है जॉइंट विल, जिसमें आप और आपकी वाइफ दोनों मिलकर विल बना सकते हैं, जिसमें वो लिख सकते हैं कि जब अगर वाइफ की डेथ पहले हो जाए तो सारी प्रॉपर्टी हस्बैंड को चली जाए, और अगर हस्बैंड की डेथ पहले हो जाए तो सारी प्रॉपर्टी वाइफ को चली जाए, और जब दोनों की डेथ हो जाए तो इस तरीके से जो भी आपने फॉर्मूला लिखा हो उस तरीके से ये प्रॉपर्टी अलग अलग लोगों को डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, विल में और इनहेरिटेंस में डिफरेंस ये है कि इनहेरिटेंस में जो भी लीगल हायर्स हैं उन्हीं को प्रॉपर्टी दी जा सकती है, उन्हीं को एसेट्स मिलते हैं। लेकिन विल में आप जो आपके फैमिली मेंबर्स नहीं हैं आप उनको भी अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बना सकते हैं, उनको बेनिफिशियरी बना सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो आपको क्लियरली बताना पड़ेगा कि ऐसा क्या कारण है कि आप अपनी फैमिली के अलावा भी किसी को बेनिफिशियरी बना रहे हैं। अदरवाइज आपके जो सगे संबंधी हैं, जो आपके बच्चे हैं, हो सकता है वही विवाद खड़ा कर दें। अगर आप चाहें तो आप कंडीशन भी लिख सकते हैं। अगर आपके बच्चों की शादी नहीं हुई है तो आप ये लिख सकते हैं कि अगर फला फला व्यक्ति मेरे बच्चों की शादी करवाता है तो ये प्रॉपर्टी फला फला व्यक्ति को चली जाए, या अगर फला फला व्यक्ति मेरे बच्चों की टेक केयर करता है तो ये जो बैंक में जो बैलेंस है या जो बैंक अकाउंट है वो ये व्यक्ति ऑपरेट करे। तो आप कंडीशन भी लगा सकते हैं। सिमिलरली जो प्रॉपर्टी आपके नाम पर है, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है या कुछ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की प्रॉपर्टी है, आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं कि अगर ये प्रॉपर्टी जब डिस्ट्रीब्यूट होगी, अगर ये प्रॉपर्टी मुझे मिलती है तो ये फला फला बंदे को मिले। हो सकता है कि वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट ही ना हो तो वो क्लॉज अपने आप खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होती है तो वो जिसको आपने लिखा होगा उसको मिल जाएगी। मेन बात यह है कि अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लगता है कि डिस्प्यूट खड़ा हो सकता है, विवाद हो सकता है, तो आप क्लियरली लिखें कि इन कारणों की वजह से इस प्रॉपर्टी को मैं इस व्यक्ति को दे रहा हूं। अगर आप ऐसा लिख देंगे तो विवाद खड़े होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अब आपने विल लिख दी और मान लीजिए आपकी टोटल विल जो है वो 10 पन्नों की हो गई, तो आपको हर पन्ने पर हस्ताक्षर करने पड़ेंगे। आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि जो आपके विटनेसेस हैं वो भी हर पन्ने पर आपके साथ हस्ताक्षर करें। एक जरूरी बात जो आपको विल में ध्यान रखनी चाहिए कि आप कहीं पर भी ब्लैंक स्पेसेस ना छोड़ें, क्योंकि अगर आप ब्लैंक स्पेसेस छोड़ते हैं तो ऐसा हो सकता है कि कोई ना कोई उसमें टेम्पर कर दे, उसमें कुछ रकम या उसमें कुछ इंफॉर्मेशन अलग से ऐड कर दे। एक और चीज, अगर आप विल में कहीं पर भी काटा छाटी करते हैं, कहीं पर कुछ चेंजेस करते हैं, कुछ काट के लिखते हैं, तो आपको दोबारा से उससे साइन करना पड़ेगा उस जगह पर जहां पे आपने चेंजेस किए होंगे। उससे क्लियर हो जाएगा कि ये चेंजेस आपने ही किए हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, रजिस्ट्रेशन को लेकर, आप जहां रहते हैं आप विल का रजिस्ट्रेशन वहीं करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप रहते तो दिल्ली में हैं लेकिन आप रजिस्ट्रेशन चंडीगढ़ में करा दें। और लास्टली, अगर आपने पहले भी कोई विल बनाई है और अब आप नई विल बना रहे हैं तो आपको इस नई विल में ये क्लियरली लिखना पड़ेगा कि आपने जो पहले विल बनाई थी आप उसको निरस्त करते हैं, वो खत्म करते हैं, और ये आपकी लास्ट और लेटेस्ट विल है। अगर आप ऐसा नहीं लिखेंगे तो विवाद खड़े होने के चांसेस हैं, क्योंकि आपकी पुरानी विल भी होगी और आपकी नई विल भी होगी। अगर आप पहली बार विल बना रहे हैं तो आप क्लियरली लिखें कि ये आपकी पहली और आखिरी विल है।
तो ये थी पूरी इंफॉर्मेशन कि आप एक अच्छी विल जिसमें कोई विवाद ना खड़ा हो जाए आपकी मृत्यु के बाद कैसे बना सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। अगर आपको विल से रिलेटेड कोई सवाल हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप पहली बार आए हैं तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल के और भी वीडियोस देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन।